पतंजलि, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और कार्य करने वाले हैं महामंत्री डॉक्टर पाल। जो मार्गदर्शन है वो कुलपति, उनका कुलपति है, और जो कार्य कर रहे हैं हम लोग हम बांट के इस कार्य को करते हैं। जो नागरिक लिपि के उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनका वाचन कर लेता हूँ। देश की सभी भाषाओं और बोलियों को उनकी अपनी लिपियों के साथ साथ नागरिक लिपि में भी लिखा जाए, इस हेतु प्रयास करना। नंबर 2, देश की सभी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं को नागरिक लिपि में प्रकाशित करना और सहधर्मी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित करवाना। इसके अतिरिक्त देश की लिपि रहित बोलियों के लोक साहित्य को नागरिक लिपि में मुद्रित और प्रकाशित करना और करवाना। ब्राह्मी मूल की भाषाओं को जो पूर्व एशिया में प्रचलित हैं, उनकी प्रवेशिकाएं और कोश नागरिक लिपि में प्रकाशित करवाना। भारत के पड़ोसी देशों की भाषाओं की प्रवेशिकाएं और कोश नागरिक लिपि में प्रकाशित कराना। संसार की सभी प्रमुख भाषाओं की प्रवेशिकाएं और कोश नागरिक लिपि में प्रकाशित कराना। और ये मैं सूचनार्थ आपसे निवेदन करूं कि नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली में हमारे पास स्थान कम है, लेकिन अलमारियां ये जो मैं पढ़ रहा हूं उस सबसे भरी हुई है। नागरिक लिपि के प्रचारार्थ त्रैमासिक पत्रिका नागरिक संगम का प्रकाशन करना। हर 3 महीने में एक बार ये पत्रिका प्रकाशित होती है। और नागरिक संगम का, नागरिक लिपि परिषद संगम का भी आयोजन इन्होंने किया था, विनोबा जी ने। प्रसार के लिए नागरिक लिपि के प्रचारार्थ सम्मेलन और संगोष्ठी आदि करना और नागरिक लिपि के उन्नयन संबंधी प्रयासों में सहायता करना। ये संक्षेप में मैंने लक्ष्य और उद्देश्य आपके सामने इनका वाचन मात्र किया है। विस्तार से हम आगे जो कार्यक्रम आपके सामने रखा जाएगा उसमें हम वो करेंगे। धन्यवाद। हमें देश के विविध अंचलों से नागरिक लिपि परिषद के इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक परिसमाप्ति हेतु ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं आदरणीय महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया स्वयं या तीन कुलपतियों के अरे तो हमें, जैसा मैं आपसे कह रहा था, ढेर सारी शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, उनको हम आपके बीच में साझा करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय मेघालय भारत की तरफ से शुभकामना संदेश प्रेषित किया है। आचार्य प्रभाशंकर शुक्ल ने आपका शुभकामना संदेश है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी आचार्य विनोबा भावे के आदर्शों से संप्रेरित संगठन नागरिक लिपि परिषद अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान अपना 47वां अखिल भारतीय नागरिक लिपि सम्मेलन आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के महान उद्देश्य को समर्पित यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम 20-21 दिसंबर 2024 को इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नागरी लिपि परिषद सांस्कृतिक संरक्षण का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ रहा है, जो हमारे विविध राष्ट्र में एक एकीकृत शक्ति के रूप में देवनागरी लिपि के उपयोग एवं विकास को बढ़ावा देता रहा है। यह सम्मेलन हमारी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए परिषद की निस्वार्थ सेवा और समर्पण में एक और मील का पत्थर है। नागरी परिषद के करीबी शुभचिंतक के रूप में मैं इस ऐतिहासिक अवसर की शानदार सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह सम्मेलन सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा दे और भाषा और लिपि के माध्यम से राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने के सामूहिक प्रयासों के मुझे विश्वास है। यह उल्लेखनीय प्रयास परिषद की यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ेगा और राष्ट्रीय एकता के इसके मिशन को महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके साथ ही शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे ही विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सम्माननीय आचार्य संप्रति कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल खेम सिंह डहेरिया जी का इनका शुभकामना संदेश ना पढ़ूं तो मुझे आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। माननीय, मैं वाचन करता हूँ। यह हर्ष और गौरव का विषय है कि आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से प्रस्थापित नागरी लिपि परिषद की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में 45वां अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। यह विशाल सम्मेलन नागरी लिपि महत्ता एवं उपयोगिता को निश्चित ही उद्घाटित करेगा। ऐसे विषयों की वर्तमान दौर में अधिक आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी सहित सभी अन्य भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। अतः यह विषय अधिक प्रासंगिक है। इस व्यापक सम्मेलन की सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक अनंत बधाइयां और शुभकामनाएं। कुलगुरु अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद। शुभकामना संदेश के लिए इसी तरह से हमारे पास अनुष्ठान की अपार सफलता के लिए बहुत सारे हमारे पास प्रशस्ति पत्र और शुभकामना संदेश आए हैं, जिनका वाचन समय की कमी के कारण मैं नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों ने अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया है उसको मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सादर आत्मार्पित करता हूं। और इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय कुलपति विद्वत मानस मराल प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी, कुलगुरु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक को सादर मंच पर उद्घाटन भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी, सम्माननीय कुलगुरु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय नागरी लिपि के जितने लोग सदस्य हैं, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग IJNTU अमरकंटक को इस बार सम्मेलन के लिए चुने। मां नर्मदा का ये क्षेत्र है। हम चाहते हैं मां नर्मदा का आशीर्वाद से जो देवनागरी लिपि है, खाली भारत नहीं पूरा दुनिया भर में उसका डंका बजाए। आज के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि जी, पूर्व कुलपति और चेयरमैन अखिल भारतीय नगर लिपि सम्मेलन, महामंत्री डॉक्टर हरि सिंह पाल जी और भारत के कोने कोने से पधारे हुए जितने हमारे सदस्य हैं अखिल भारतीय नागर लिपि के, मैं उनको स्वागत करता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि जो IJNTU है, यह पहले भारत का जनजातीय विश्वविद्यालय है। पूरे भारत में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय भारत सरकार का अमरकंटक। जब ये बात मैं बोल रहा हूँ
कि हमको सबसे पहले देखना चाहिए किसके पास लिपि नहीं है। हम तो देवनागरी पर बात करेंगे, किसके पास लिपि नहीं है। भारत एक, आपको पता है भारत में चाहे उत्तर पूर्व भारत बोलिए, मध्य भारत बोलिए, महाराष्ट्र का पार्ट बोलिए, राजस्थान का पार्ट बोलिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल में जनजाति की संख्या बहुत है। बहुत लोग के पास स्क्रिप्ट नहीं है। मैं 30-35 साल से पहले मैं ईटानगर में पढ़ाता था, सेंट एडम्स में पढ़ाता था। तो जब मैं ईटानगर में 1990 के में पढ़ाता था, वहां एक चर्चा चलता था कि भाई अरुणाचल का कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कि वो ट्राइबल एरिया है, सब अपने बोली बोलते हैं, तो उनका स्क्रिप्ट नहीं है। तो लोग वहां पहले देवनागरी से शुरू किए स्क्रिप्ट लिखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया में स्क्रिप्ट देवनागरी ना हो तो जोड़ने के लिए बड़ा डिफिकल्ट है ट्राइबल एरिया में स्क्रिप्ट बनाने के लिए। तो देवनागरी खाली तो हमको भारत को नहीं जोड़ रहा है, पूरे जो आदिवासी समाज है देवनागरी को वो लोग एडप्ट कर लें तो मेरे ख्याल से आसान होगा पढ़ाई। जैसे अभी बात आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि अपने जो लैंग्वेज है उसमें ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ सकते हैं। कोई विद्वान ने क्वेश्चन पूछा, चलिए भाई आपने तो अपना उड़िया वाले पढ़ लेंगे, बंगाल वाला पढ़ लेंगे, ये जनजाति पढ़ेगा कैसे? स्टैंडर्डाइज फॉर्म में तभी पढ़ पाएगा। तो अभी समय आया है जिसके पास लिपि ना है, उन्हीं के जो लोग स्कॉलर हैं, उन्हीं समाज के स्कॉलर हैं, उन लोग आगे आना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हम ऐसे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनाए जिसमें बच्चे हमारे अपना हायर एजुकेशन पढ़ पाए। बात आई हमारे देवनागरी लिपि की। मैं इतिहास का छात्र हूं, आपको पता होगा लिपि का डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले लिपि सिंबल्स पर रहते थे, चिन्ह में लिपि मानते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि है लेकिन हम लिपि नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? अब पढ़ क्यों नहीं पा रहे? इसका कारण जानते हैं क्या है? जो लिपि में वो लिखा गया है वो लिपि भारत में मर गया है, किसी को पता नहीं है। ऐसा एक केस इजिप्ट में आया था। इजिप्ट में पुराना लिपि को पढ़ नहीं पा रहे थे। जो थोड़े बहुत इतिहास पढ़े होंगे, 1799 में नेपोलियन इजिप्ट को आए। अब नेपोलियन जरूर योद्धा थे, लेकिन उनके साथ वो लिंग्विस्ट के लोग ले आए, हिस्टोरियन ले आए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ले, सभी लोग को लेकर आए। उनके 2 सोल्जर्स एक जगह में बैठे हुए थे और सोल्जर को पता चला कुछ लिखा हुआ है पुराना में। उन्होंने नेपोलियन का खबर दिया कि सर ऐसा है, हमारे पास हम लोग कोई मरुभूमि में बैठे हुए हैं और एक पत्थर में लिपि लिखा हुआ है। और आपको पता है उसी लिपि का बेसिस में इजिप्ट का लिपि, पुराना लिपि पढ़ा गया है। भारत में दुर्भाग्यवश ऐसा कोई लिपि ना मिला है जिसमें हम पढ़ पाए। उसके बाद फिर आप आते हैं, भारत में शुरुआत होती है ब्राह्मी और खरोस्ती। भारत के पुराने जो लिपि है ब्राह्मी और खरोस्ती, ये 6th सेंचुरी से पहले से चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब लिपि आई तब वो हुई सेकेंड अर्बनाइजेशन हुई। हम लोग मानते हैं हड़प्पा में पहला भारत का अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ। लिपि आने के बाद दूसरी शहरीकरण हुआ। उस टाइम में ब्राह्मी और खरोस्ती लिपि से दूसरी शहरीकरण हुआ। तो ब्राह्मी भारत में 2 टाइप का ब्राह्मी मिलते हैं, एक उत्तर ब्राह्मी, एक दक्षिण ब्राह्मी। अलग नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, लिखने में बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंस, इसलिए हमको मानते हैं उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। खरोस्ती फिर क्या है? और एक था खरोस्ती ऐसा था, खरोस्ती बाहर का है, भारत में उसको एडप्ट किया गया। जैसे ग्रीक के लोग आए थे, अरामाइक लोग आए थे, ये सब ने खरोस्ती यूज किया, लेकिन भारत में यूज किया ब्राह्मी यूज हुआ। 8वीं शताब्दी से आते आते 8वीं 9वीं शताब्दी आते थे देवनागरी कहीं ना कहीं देवनागरी का थोड़ा सा देवनागरी को। और आप जानते हैं सब विद्वान कि 10th सेंचुरी से 10वीं शताब्दी से देवनागरी में सब लिखाई पढ़ाई शुरू हो गया। लेकिन बात ये हो कि हम देवनागरी को सम्मिलन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, भारत का आत्मा
देवनागरी लिपि में छिपा हुआ है। भारत को जानना है तो आपको देवनागरी लिपि को जानना पड़ेगा। भारत को जितना ज्ञान का भंडार देवनागरी लिपि में लिखा है। अभी एक प्रोफेसर शर्मा बोल रहे थे, मराठी हो, उड़िया हो, मलयालम हो, बंगाली हो, आसामीज हो, ये सब देवनागरी लिपि लिखते हैं। कारण क्या जानते हैं? इसको पढ़ने के लिए, ज्ञान का भंडार को जानने के लिए आपको देवनागरी लिपि जानना पड़ेगा। खुशी की बात है, भारत सरकार ने एक अभी नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया 2020, उसमें सबसे एक एम्फासिस है, क्या जानते हैं? एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो भी कोई रीजनल लैंग्वेजेस है उसको ट्रांसलेशन होना चाहिए। ट्रांसलेशन क्यों होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ पाए। आपको पता है कि शायद पूरे दुनिया में देवनागरी लिपि तीसरा या चौथा नंबर में आता है जो लोग जानते हैं। इससे पता चलता है इतना बड़े जनसंख्या को आपको आगे बढ़ाने के लिए देवनागरी लिपि का जरूरत है। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होना चाहिए और हमको ये कोशिश करना चाहिए जिसके पास लिपि ना हो हम कैसे उनको लिपि करा पाए, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ला पाए, तब तक वहीं के बच्चे भी अपना लिपि में पढ़ाई कर पाए। आज क्योंकि सत्र थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं बहुत खुशी इसलिए है कि ये देवनागरी लिपि भारत को जोड़ कर रखा है, हजारों साल से जोड़ कर रखा है। देवनागरी लिपि ना बोलता कि आप साउथ इंडियन हो कि नॉर्थ हो या ईस्ट हो वेस्ट हो, पूरे भारत की कल्पना करता है। आपने भारत का कल्पना किए, केरल के लोग हैं, आंध्र के लोग हैं, तो जब सभी लोग मिलते हैं तो भारत का कल्पना होता है। मैं इसी के लिए आपको बधाई देता हूं। और हालांकि थोड़े कम लोग हुए, मैं तो चाहता था कि ज्यादा लोग आए। आपका मान ब्लेसिंग रखे रहेंगे और मैं चाहता हूं आपका जो अखिल भारतीय नगरी लिपि का सम्मेलन है उत्तर फ्यूचर में ये बढ़ता जाए और कभी भी आप मौका देंगे कुछ करने के लिए, IITU सभी टाइम आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार है। इसको बोलते हुए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप लोग आए, आपको IITU में फिर मैं आपको वेलकम करता हूँ। और माँ नर्मदा के दया से हम लोग यहाँ जो भी कुछ होता है माँ नर्मदा दया से होता है। वही माँ नर्मदा आपके जो सोच है कि पूरी देवनागरी लिपि को भारत और भारत के बाहर पहुंचाएंगे, इसमें आपको जरूर सहायता करेंगे। इसी के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। नमस्कार। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली से सब उपस्थित संपूर्ण नागरी प्रेमी एवं आचार्यगण की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं अनुग्रहित हूँ कुलगुरु प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी का। आपने पूरा कार्यक्रम आपके ही निर्देशन और आशीर्वाद का परिणाम है। एतदर्थ संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपकी हार्दिक वंदना करता हूँ। विषय प्रवर्तन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ महामंत्री नागरी लिपि परिषद डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को। एक लंबी यात्रा करके काफी थकान के बाद आप यहाँ आए और मैं आपको बार बार परेशान कर रहा था। वस्तुतः श्रद्धेय कुलपति जी का एक प्रोग्राम था, हम सोचे कहीं उसमें व्यवधान न उपस्थित हो जाए, इस नाते हम आपको बार बार जोर दे रहे थे कि आप जल्दी आए। खैर आप पधार चुके हैं, मंचस्थ हैं। हम आपको आदर के साथ विषय प्रवर्तन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय महामंत्री नागरी लिपि परिषद डॉक्टर हरिपाल सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। सबसे पहले नागरी लिपि परिषद की ओर से आप सभी का वंदन और अभिनंदन। थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए खेद है। उस विलंब पर हमारा बस नहीं था। रेलगाड़ी 3.5 घंटे लेट हो गई। वरना हम समय पर होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए हैं। मित्रों, आज जब हम 20 दिसंबर को यहाँ उपस्थित हैं, तुरंत ही 23 दिन बाद प्रयाग में कुंभ होने वाला है, महाकुंभ होने वाला है।
हमने 23 दिन पहले ही आज यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया है। ये महाकुंभ में यहाँ त्रिवेणी बहेगी, ज्ञान की, प्रेम की और सद्भाव की। ये मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। यहाँ आप पुण्यार्थी हैं कि केरल से सीजे प्रसन्न कुमारी जी आई हुई हैं। आप सब जानते हैं, आपका परिचय हो गया यहाँ पर। और ये देखिएगा कि कहाँ से आई है, तिरुवनंतपुरम से। ये वनिता कॉलेज की हिंदी विभाग अध्यक्ष है। पिछली बार जब हमने केरल में अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन किया था 46वां, तो उसकी ये संयोजक थी। डॉक्टर एस नायर यहाँ पर आई हुई है, आशा एस नायर। आशा जी खड़ी हो जाइएगा। ये भी तिरुवनंतपुरम से आई हैं और ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ा चुकी है। हमारे साथ आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम की डॉक्टर जे विजया भारती हैं, हिंदी विभाग अध्यक्ष रही हैं। और ये देखिए विशाखापट्टनम से आपके बीच में आई है। हमारे साथ में हैदराबाद से परिचय हो चुका है चवाकुल रामकृष्ण राव, हिंदी प्रेमी। ये हमारे साथ त्रिपुरा भी गए थे, मणिपुर भी गए थे, हमारे साथ नेपाल भी गए थे, नेपाल का प्रचार करने के लिए। और इनके पिताजी, जिनके नाम पर पुरस्कार अभी कुलगुरु जी को हमने दिया, एक बहुत बड़े हमारे नागरी लिपि परिषद के बहुत सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में इनके पिताजी रहे। उनके लेख हमारे नागरी संघ में प्रकाशित होते रहे। हमारे साथ में दूर दूर से आए हैं, हमारे झारखंड से आई हैं शारदा जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शारदा प्रसाद। वहीं शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर अशोक अभिषेक भी आए हुए हैं, अशोक अभिषेक जी। रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर मुक्ता कौशिक आई हैं, ये भी एजुकेशन की प्रोफेसर है। हमारे साथ आचार्य ओम प्रकाश जी का परिचय हो चुका है। आचार्य ओम प्रकाश जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हालांकि आजकल कोष विहीन कोषाध्यक्ष हैं लेकिन कोषाध्यक्ष हैं। और जैसे बताया गया कि आप रक्षा मंत्रालय में हिंदी अधिकारी रहे हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अर्चना जी आप सुन लीजिएगा कि ये जो आप यहाँ विश्वविद्यालय में काम करती हैं वो ये रक्षा मंत्रालय में कर चुके हैं, वहां से सेवानिवृत्त हैं। हम लोग ज्यादातर सेवानिवृत्त लोग ही हैं जो भारत सरकार से सेवानिवृत्त होकर के नागरी लिपि की इस सेवा में आए हुए हैं। हमारे साथ बाबा कानपुरी हैं, नाम बाबा कानपुरी हैं, लेकिन इनका जन्म रायबरेली में हुआ है और नोएडा में रहते हैं। वैसे तो ये नागरी लिपि के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, संयुक्त मंत्री हैं, लेकिन आज नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ये एक और प्रयोजन से आए हैं। वो प्रयोजन मैं नहीं बताऊंगा, ये अभी कल कविता बताएगी। कविता जैसे सुनिएगा आप, फिर ये बताएंगे किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ मोहन द्विवेदी हैं, ये अभियंता रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और विज्ञान विषय पर आप कविताएं लिखते हैं। हमारे साथ जो आचार्य ओम प्रकाश जी का एक और परिचय रह गया कि आप आर्य समाज के अध्यक्ष मीर विहार के, वहां पर 5 रुपए में भोजन देते हैं। जो निराश्रित हैं, गरीब लोग हैं, उनको 5 रुपए में पूरा भोजन कराते हैं आचार्य ओम प्रकाश जी का समाज। हमारे साथ 2 शोधार्थी हैं आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम के, मुथ्याल राव, आप हाँ खड़े हो जाइए। वैसे अध्यापक हैं लेकिन पीएचडी हिंदी में कर रहे हैं। और एन सुजाता, ये भी शोधार्थी हैं, ये भी अध्यापिका है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकी आप ऑनलाइन जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, त्यागी जी, ओमेशन त्यागी जी हमारे सबसे पुराने कार्यकर्ता, हमारे लेखा परीक्षक हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं। जहां इनको हम खड़ा कर देते हैं वहां खड़े हो जाते हैं। त्यागी जी का स्वागत क्या इनकी संस्था है, ये अपने आप में स्वागत करते हैं। और हमारे साथ लक्ष्मी देवी आर्य जैसे परिचय कराया, आप पौड़ी से हैं, गढ़वाल से। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पा पाल हैं, ये ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से। और बहुत से लोग अभी रास्ते में हैं। अभी भोपाल से 2 लोग आ रहे हैं, एक IAS अधिकारी डॉक्टर अशोक भार्गव पहुंचने वाले हैं, उज्जैन से डॉक्टर टोबू चौधरी पहुंचने वाले हैं, कर्नाटक से अभी डॉक्टर नागनाथ शंकर राव भेंडे पहुंचने वाले हैं, और 2-3 नहीं किसी कारणवश आए, लेकिन बाकी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो नागरी लिपि के बारे में कुलगुरु जी ने बहुत अच्छा बात बता दी कि लिपि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, और कैसे मनुष्य मात्र की जो ज्ञान अर्चना है, ज्ञान भंडार है, उसको कैसे आगे बढ़ाने में लिपि का योगदान रहता है।
पहले भाषा है, पहले हम घर में अपनी बोली सीखते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं तो भाषा सीखते हैं, और वो पहले उसकी विभाषा होती है, उसके बाद भाषा होती है, और उसके बाद उस भाषा को संचरित करने के लिए, उसको स्थायी रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। यदि हमने भारतीय ज्ञान को लिपिबद्ध अगर नहीं किया होता तो ज्ञान वही के वही सीमित रह जाता, क्योंकि हमारा भारतीय ज्ञान जितना था वो श्रुति परंपरा में था। जितने हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे महाभारत हैं, हमारे रामायण हैं, अनेक अनेक जितने ग्रंथ हैं वो सब हमारे श्रुति परंपरा में थे। यदि आज उनको लिखा नहीं गया होता, लिपिबद्ध नहीं किया होता, तो हम सब नई पीढ़ी उनसे वंचित हो जाती। इसलिए लिपि का महत्व है। लिपि एक वाहक का काम करती है, वाहन का काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपके ज्ञान को पहुंचाने का कार्य लिपि को करती है। यहाँ जहां तक नागरी लिपि की बात है, नागरी लिपि के बारे में जब 23-24 फरवरी 1974 को वर्धा, आपके नजदीक है, वर्धा के पवनाथ आश्रम में गांधी स्मारक निधि की बैठक हुई थी, उसमें आचार्य विनोबा भावे उपस्थित थे। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि इस देश में यदि राष्ट्रीय एकता लानी है तो नागरी लिपि इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए आप गांधी जी के कार्यों के साथ साथ नागरी लिपि का भी प्रचार प्रसार करें, नागरी लिपि को भी आगे रखें। ये 23 फरवरी 1974 को विनोबा जी के शब्द थे। गांधी स्मारक निधि को ने इसको स्वीकार किया, और उसी समय एक बैठक गुवाहाटी में हुई, एक तिरुवनंतपुरम में हुई, एक बेंगलोर में हुई, एक चेन्नई में हुई, एक दिल्ली में हुई। 4-5 जगह इसके हमारे प्रकोष्ठ बने। तब ये वैसे आया कि यदि उस समय भारत सरकार के शिक्षा उप मंत्री बिहार के डीपी यादव थे, दिनेश प्रसाद यादव जी, उनसे हमारी भेंट हुई, हमारे कार्यक्रम में भी आते रहे। उनकी राय ये थी कि यदि भारत सरकार से आपको अनुदान, ये तो एक अलग नाम से संस्था बनाई, गांधी स्मारक निधि अपना काम करेंगे, लेकिन भारत सरकार से आपको चाहिए तो संस्था बनानी पड़ेगी। तो तब ये संस्था बनी। इस संस्था का नाम नागरी लिपि परिषद हुआ, और ये 10 अप्रैल 1975 को इसको पंजीकरण हुआ। भारत सरकार से पंजीकरण नागरी लिपि परिषद का 10 अप्रैल 1975 हुआ। इसका 17 अगस्त 1975 को हुआ। तो उसके बाद जब 1995 में जब हमारी बैठक हुई तो उसमें निर्मला देश पांडे ने कहा था बाबा की यानी कि विनोबा भावे की जो जयंती होती है वो 11 सितंबर को होती है। 11 सितंबर को क्यों हम नागरी दिवस मनाएं? सितंबर को मनाती आ रही है। नागरी लिपि का इतिहास हुआ, जैसा बताया गया कि नागरी लिपि को राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आगे बढ़ाने का कार्य बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे हम चेन्नई जाते हैं, वहां पर जितने बोर्ड लगे हुए हैं उसमें सब में तमिल हुआ लिखी हुई है। अगर कोई तीर्थस्थल के लिए अगर कोई रामेश्वरम जाता है या मदुरा जाता है मीनाक्षी मंदिर के लिए, तो कैसे पढ़ेगा? उसको तमिल नहीं आती, उसको अंग्रेजी नहीं आती। तो विनोबा भावे ने कहा था कि आप तमिल भी करिएगा, आप अंग्रेजी करिए, अंग्रेजी से कोई द्वेष नहीं हमें, लेकिन राष्ट्रीय एकता के एक लिपि नागरी लिपि को स्वीकार कर लीजिए। उदाहरण के लिए मणिपुर का कोई बच्चा दिल्ली आता है किसी कार्य के लिए, तो मणिपुरी नहीं में मिलेगी कहीं लिखने को। जैसे वो असम में रहेगा तो असमी को भाषा होगी, जैसे वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा वहाँ बंगला भाषा है, उसके बाद फिर आपकी ये नागरी लिपि हिंदी आपकी शुरुआत हो जाती है। तो उसको कठिनाई, बहुत ही कठिनाई होगी। कैसे देगा, कहाँ पर एयरपोर्ट है, स्टेशन है, कैसे जाएगा वो? यदि हम हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ या अपनी स्थानीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ हम नागरी लिपि को भी स्वीकार कर ले तो इससे राष्ट्रीय एकता बहुत बलवती हो सकती है। ये आचार्य विनोबा भावे जी का कथन था, और उस कथन को साकार करने के लिए नागरी लिपि परिषद विगत 50 वर्षों से कार्य कर रही है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े महामना इसके साथ जुड़े हुए थे। पद्मश्री, पद्म भूषण और अन्य मतलब भारत के शीर्षस्थ विद्वान थे, वो इसके साथ जुड़े हुए थे। ये सौभाग्य हमें मिला है कि हम नागरी लिपि परिषद के माध्यम से हम अपनी बात को कह पा रहे हैं। दूसरा जी, अंग वस्त्र के बारे में और बता दूं मैं, आप लोगों को मालूम है कि भारत सरकार का संविधान 343(1) में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को स्वीकार किया है।
22 में से 12 भाषाओं की लिपि नागरी लिपि है। डोगरी से लेकर के, मराठी से लेकर के, कोंकणी से लेकर के, मैथिली से लेकर के, संथाली से लेकर के, नेपाली से लेकर के बोडो तक की जो लिपि है वो नागरी लिपि है। बोडोलैंड एक जगह है असम में, छोटा सा एक उसका हिस्सा है, वहां पर आंदोलन चला कि हम नागरी लिपि स्वीकार करेंगे असमी की जगह। असमिया लिपि की जगह हमारे लिए नागरी लिपि ज्यादा मुफीद है। तो वहां पर बोडो साहित्य परिषद नाम की एक संस्था बनी और उसके लिए इतना प्रचार प्रसार किया गया कि कुछ लोग जो कट्टरपंथी थे, जो आज भी हैं हर जगह, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, ये हमारे यहाँ असमी चलेगी, हमारे नागरी नहीं चलेगी। इतना हुआ कि एक हमारे पुराने कार्यकर्ता थे दिनेश्वर ब्रह्म, उनकी हत्या कर दी गई। विश्व में पहला ऐसा इतिहास मिलेगा कि लिपि के लिए किसी ने आत्म बलिदान दिया तो नागरी लिपि परिषद के हमारे कार्यकर्ता ने। तो ये बोडोलैंड का ये हमें अंग वस्त्र मिला हुआ है। बोडो साहित्य परिषद के लोग दिल्ली आए थे, उन्होंने हमें सम्मानित किया। ये इस बात का प्रतीक है कि नागरी लिपि आत्म बलिदान से भी घबराती नहीं है, उसको बलिदान दे चुके हैं लिपि के प्रचार प्रसार के लिए। विरोध में तो बहुत आपने सुने होंगे कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है या कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन समर्थन में सिर्फ जो है बोडो भाषा भाषियों ने किया था कि हमें नागरी लिपि की स्वीकारता है। अब आपकी जानकारी के लिए पिछले दिनों आपने गृह मंत्री जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर की 9 भाषाओं ने नागरी लिपि को स्वीकार कर लिया है, जिसमें अरुणाचल की कुछ भाषाएं हैं, नागालैंड की कुछ भाषाएं हैं, त्रिपुरा भाषाएं, मिजोरम की कुछ भाषाएं हैं। धीरे धीरे उसको स्वीकार कर लिया। और हम उसको जैसे कहते हैं कि तमिलनाडु वाले कहते हैं कि आप हमारे ऊपर हिंदी लाद रहे हैं। हम लोग लाद नहीं रहे, हम थोप नहीं रहे, हम तो प्रेम की बात करते हैं। हम तो गांधीवादी लोग हैं, हम तो प्रेम से अगर आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है, वरना आपको ही नुकसान है। भाई आप असम में रहेंगे या आप तमिलनाडु में रहेंगे तो आपको बाहर तो आना पड़ेगा। आज की स्थिति यह है कि जिसको राष्ट्रीय राजनीति में आना है, लाल किले पर झंडा फहराना है, तो हिंदी उसको आनी चाहिए, नागरी लिपि उसको आनी चाहिए। देखा होगा आपने, ठीक है जी। जिसको राष्ट्रीय अगर उद्योग में आना है, व्यापार में आना है, शिक्षा में आना है, तो उसको हिंदी और नागरी लिपि सीखनी होगी। आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो तमिलनाडु के, कर्नाटक के जितने एमपी हैं, उन्होंने हिंदी के ट्यूटर रखे हुए हैं कि भाई हमें सिखाया करो। और तमिलनाडु में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो हमें बताते हैं कि जो लोग दिन में विरोध करते हैं हिंदी का, वो नाम पत्र जो हिंदी में लिखे उस पर काला अक्षर, काली स्याही लगा देते हैं, वही रात में जाकर के हिंदी क्लास में पढ़ते हैं। ये हिंदी की मजबूरी है, ये व्यवस्था है। चीजें प्रसन्न कुमारी केरल से आई है, इनको मालूम है कि जितनी मलयालम जरूरी है उतनी ही हिंदी नागरी भी जरूरी है अपने भाषा में। तो इसीलिए हम कहते हैं नागरी लिपि किसी पर थोपी नहीं जा रही है, हम सिर्फ प्रेम की बात कर रहे हैं कि इसको भी स्वीकार कर लिया जाए। जब आप 7 समंदर पार की रोमन लिपि को स्वीकार कर सकते हैं, अंग्रेजी कोई हमारी भाषा है क्या? रोमन कोई हमारी लिपि है क्या? हमने उसको प्रेम में अभी हम आ रहे थे वहां से स्टेशन से, तो रास्ते मालूम पड़ा सेंट जॉर्ज, जो क्या कुछ और नाम था, सेंट जॉर्ज इंग्लिश मीडियम स्कूल। कहीं देखा है आपने हिंदी मीडियम स्कूल लिखा हुआ? ये बैठे हुए हैं तेलंगाना के, ये बताएं कहीं लिखा हुआ आपका वो तेलुगु माध्यम स्कूल? नहीं लिखा। तमिलनाडु में कहीं तमिल मीडियम स्कूल नहीं मिलेगा, मणिपुर में कहीं मणिपुरी मीडियम स्कूल नहीं मिलेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल जाएगा आपको 3600। ये जो हमारी गुलामी की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति अभी तक नहीं गई है, उस प्रवृत्ति को दूर करना हम सबका दायित्व है। इसके लिए हम कहते हैं आप 36 भाषा, बल्कि मैं तो चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ कि जो विद्यार्थी 1 से ज्यादा 2 या 3 भाषाएं जानते हैं उसका IQ ज्यादा होता है ना। तो हम तो कहते हैं 4 भाषाएं जाने हमारा बच्चा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आप अंग्रेजी सीखे, इटालियन सीखे, आप फ्रेंच सीखे, आप जर्मन सीखे, आप जापानी सीखे। हमारे विश्वविद्यालय पढ़ा रहे, यहाँ भी कई यहाँ विश्वविद्यालय में कई भाषाओं का पठन पाठन हो रहा होगा। हमारी दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में होता है, जामिया में होता है, सभी विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप कितनी भाषा भी सीखिएगा, लेकिन जो हमारी अपनी भाषा है, जो हमारी अपनी है, उसको तो नहीं बिसराना है, उसको भी सम्मान देना है। ये दायित्व सिर्फ विश्वविद्यालयों का नहीं है। हम जो अभिभावक बैठे हैं, हमारे जो घर में हमारे चाहे बेटे हैं, बेटियां हैं, चाहे पोते पोतियां हैं, हमारा संदेश वहां तक भी जाना बहुत जरूरी है कि आप जितना अंग्रेजी में आप जितना प्रवीण होना चाहते हैं, आप अपनी भाषा में भी कम से कम काम चलाऊ तो हो जाइएगा, कि आपको कोई मतलब बेइज्जती ना अनुभव कहीं बाद में हो कि साहब मैं हिंदी नहीं पढ़ पा रहा। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेल होने वाले हिंदी विषय के बताइए।
उत्तर प्रदेश तो हिंदी प्रदेश है। हम लोग हिंदी माध्यम से विज्ञान पढ़े हैं, बताइए वो लोग वहां पर हिंदी में फेल हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको दूर करने के लिए हमारा ये प्रयास है। और आज से लगभग 150 साल पहले जब नागरी लिपि का प्रचार था और हिंदी के रूप में भाषा के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। हिंदी के विद्यार्थी बैठेंगे यहाँ पर, अब उसमें संदर्भ आया, उसमें कहा गया तो उस समय हिंदी को नागरी लिपि कहा। मैं आपको सत्यनारायण कविरत्न की पढ़ देता हूँ। नागरी पढ़ो संप्रति पालो निज धर्म रीत, सकल चलहु स्वकील रीत रहु न मन मारे। ये सत्यनारायण कविरत्न बड़े पुराने कवि रहे हैं। उन्होंने नागरी माने हिंदी कहा उन्होंने। प्रेमधन आनंद जी थे, उन्होंने कहा यही देवनागरी अलौकिक वरण मालिका, यही नागरी भाषा जो संस्कृति वालिका, जब या के गुण जाने यही है तब सब ही नर, यही बोले हैं बोली लिखे हैं यही अक्षर, यथा संस्कृत रही राजभाषा सब केरी, होई है त्यों नागरी ना है अब है बहु देरी। तो इतने बड़े बड़े कवि वो हिंदी को नागरी लिपि कह रहे हैं। तो नागरी लिपि का इतना बड़ा महत्व है। इस महत्व को यहाँ जो हमारे 6-7 सत्र चलेंगे, उस सत्र में इसको हम व्याख्यायित करेंगे कि नागरी लिपि राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार भूमिका निभा सकती है। राष्ट्रीय और सूचना प्रौद्योगिकी जो आज हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल पर हम बैठते हैं, काम करते हैं, उसमें कैसे नागरी लिपि को हम लिख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे विश्व लिपि के रूप में नागरी लिपि को कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक और रहेगा कि जो लिपिहीन बोली भाषाएं हैं, जो इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि जो जनजातीय भाषाएं विषय के रूप में कहीं नहीं पढ़ाई जाए। कल अगर उसको लिखा नहीं जाएगा तो कल खो जाएंगे। हमारी लोक कथाएं, हमारे लोकगीत, हमारी लोक गाथाएं, हमारी लोक प्रहलिकाएं, वो सब खो जाएंगी। भाई हमने उसको लिख नहीं रहे हैं तो अगली पीढ़ी कहां से पढ़ेगी। ये जो विश्वविद्यालय काम कर रहा है वो नागरी लिपि परिषद का ही कार्य कर रहा है। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का। मित्रों, आज से 4 साल पहले हमने वैसे सुनिश्चित कर लिया था कि हम यहाँ आ रहे। डॉक्टर दिलीप सिंह जी ने बिल्कुल व्यवस्था कर दी थी हमारी एक दिवसीय कार्यक्रम की, लेकिन उसी समय कोरोना का कार्यक्रम चल गया, उसकी वजह से नहीं आ पाए। आज आए हैं तो हमें आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है कि नागरी लिपि का काम करने वाले ये विश्वविद्यालय में बड़ी दूर दूर के विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं और नागरी लिपि के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विशेष रूप से कुलपति महोदय के लिए कि उन्होंने हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था की, इतना अच्छा उद्घाटन सत्र में आप उपस्थित रहे, उससे हमें ऊर्जा मिली है। आपके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। विषय प्रवर्तन हेतु महामंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद। आपने भारतीयता एवं माँ भारती की बहुत जीवंत झांकी, न केवल जीवंत झांकी ही प्रस्तुत की, बल्कि नागरी की सेवा में लगे हुए कर्मठ मनीषियों के अहर्निश योगदान को भी आपने संक्षेप में रेखांकित किया। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। नागरी लिपि परिषद नागरिक की सेवा में अहर्निश सन्नद्ध मनीषियों का एवं आचार्यों को पुरस्कृत भी करना चाहती है। इसका उद्देश्य आगे आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को, युवा अनुसंधाताओं को राष्ट्र की सेवा के लिए, नागरिक की सेवा के लिए सदैव विपरीत करेगी। इसलिए मैं नागरिक सम्मान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम, जैसा मैंने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत स्फूर्ति जीवनम सत्य शोधनम का साक्षात करने वाले मनीषी आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा यह लिपि, नागरी लिपि परिषद संस्थापित है। आपके ही नाम पे नागरी सम्मान, विनोबा नागरी सम्मान
नागरिक परिषद नई दिल्ली की तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को समर्पित किया जाता है। श्रद्धेय कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अमरकंटक सभा मंच पर उपस्थित हैं। संपूर्ण विश्वविद्यालय इस सम्मान को आत्मार्पित करता है, अंगीकृत करता है और कुलगुरु की तरफ से हम नागरिक परिषद को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दो हम पुरस्कार देते हैं विनोबा जी के नाम पर। एक विनोबा नागरी सम्मान संस्थागत, यानी जो नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के संस्थाएं काम कर रहे हैं उनके लिए, और दूसरा हम एक जो व्यक्ति के लिए जो नागरी लिपि में उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनके लिए। तो आज का पुरस्कार, पहला पुरस्कार इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए, जिसको हमारे कुलपति जी महोदय स्वीकार करेंगे। स्वागत था। मोमेंटो कहाँ देने हैं? मोमेंटो नहीं लाए ले आया तो हम यही दे दो। कहाँ है? कहाँ है रखे तो मैंने। सभी के माध्यम से अतिथियों का स्वागत के पीछे की भावना होती है कि उनका संबल और संरक्षण ना ये नहीं। आगे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता रहे, उनका आशीष उनका पाथेय वंश के इस नाते भारतीय संस्कृति में उत्तरीय के माध्यम से स्वागत किया जाता है। हाँ तो मोमेंटो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को नागरिक परिषद के द्वारा दिए गए इस विनोबा नागरी सम्मान हेतु हृदय से आभारी हूँ और विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी जनजातीय बोलियां हैं, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय न केवल उनके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा, बल्कि उसमें अनुसंधान को भी बढ़ावा प्रदान करेगा। इसके साथ ही अगला पुरस्कार राष्ट्रीय नागरी सम्मान, ये पुरस्कार च्यवाकुल को दिया जाता है। च्यवाकुल रामकृष्ण राव जी को हम सम्मान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं महामंत्री जी को। आइए चवाकुल जी, आइए ले आइए आपका स्टोर में क्या है। खोल लिया राष्ट्रीय नागरी सम्मान प्रदान किया जा रहा है पूर्व कुलपति एवं वर्तमान कुलपति दोनों के कर कमलों के द्वारा। कितना सुखद संयोग है। पुष्प स्तवक के द्वारा माननीय कुलपति जी स्वागत भी कर रहे हैं आपका। इस अनमोल क्षण को हम हमारे छायाकार अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। बिल्कुल मत चूकिए, यह अवसर दुर्लभ होता है, ऐसे मनुष्यों के स्वागत का समय कम मिल पाता है। आगे हाँ आगे नारी वंदन के लिए, नारी अभिनंदन के लिए अगला पुरस्कार च्यवाकुल नृसिंह मूर्ति नागरी सम्मान सर्वप्रथम केरल से पधारी हुई डॉक्टर सीजे प्रसन्ना कुमारी को प्रदान किया जाता है। माननीय डॉक्टर सीजे कुमारी जी सभा मंच पर आए। अध्यक्ष नागरिक परिषद द्वारा डॉक्टर सीजे प्रसन्ना को
चबाकुल सिंह मोती नागरिक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। साथ ही विशाखापत्तनम से पधारी हुई हैं माननीय डॉक्टर विजया भारती जी। डॉक्टर विजया भारती जी कृष्णा कुमार जी रुकी सोनी जी, ये हैदराबाद से लेके आए। आप लोग आइए। ये अनुभव की तरफ इनकी ओर से अलग से होता है। सुदूर विशाखापत्तनम से पधारी हुई माननीय डॉक्टर विजया भारती जी, आपको भी चबाकुल सिंह मोती नागरिक सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। अध्यक्ष नागरिक परिषद द्वारा आपको अंग वस्त्र प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह सभागार में हमारे बीच में उपस्थित हैं केरल से पधारी हुई डॉक्टर आशा नायर जी। डॉक्टर आशा नायर जी, आपसे निवेदन है कृपया सभा मंच पर आए। नागरिक लिपि परिषद आपका सम्मान करके स्वयं को उपकृत करना चाहती है। नागरिक के प्रति आपकी सेवा एवं समर्पण को हम सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। डॉक्टर आशा नायर जी को सम्मानित किया जा रहा है। मैडम आइए। यस, ये भी दो। रायपुर से हमारे बीच में पधारी हैं डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी। डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी, आपको भी चबाकुल सिंह मोती नागरिक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आपका सादर अभिनंदन है। सभा मंच पर चबाकुल सिंह मोती नागरिक सम्मान ग्रहण करती हुई डॉक्टर मुक्ता कौशिक जी। चबाकुल जी सब हैदराबाद जी दे रहे हैं सब। अच्छा, हैदराबाद से। ये नेपाल भी गए थे हमारे साथ। अच्छा, बहुत सुंदर। और नरसिंह राव भी नागरिक सम्मान के उपरांत बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, क्योंकि समय काफी बीत चुका है, मैं विशिष्ट अतिथि वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सीजे प्रसन्ना कुमारी। आप न केवल हिंदी की साधिका हैं बल्कि प्रखर वक्ता भी हैं। नागरी या बाहर सेवा में सन्नद्ध रहती हैं डॉक्टर सीजे प्रसन्ना कुमारी जी।
मंच पर अभी खड़ी हूँ। इस मंच के उद्घाटक एवं इस इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर व्योमेश त्रिपाठी जी और इस सभा के अध्यक्ष और नागरी लिपि परिषद के अध्यक्ष परम आदरणीय प्रेमचंद पतंजलि जी, नागरी लिपि परिषद के महामंत्री श्री हरि सिंह पाल जी, इस विश्वविद्यालय में इस सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा जी और मंच पर उपस्थित सारे विद्वजन, सभागार में उपस्थित दिग्गज विद्वजनों, सबका सादर प्रणाम। मैं अब खड़ी हूँ यहाँ मां नर्मदा के क्रीड़ा स्थली में। इस साल नागरी लिपि परिषद के लिए एक ऐसा योग्य मंच मिल गया है, उसमें मुझे भी इस प्रकार भाग लेने का जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले इस नागरी लिपि परिषद के सभी प्रायोजकों और इसके अध्यक्ष, महामंत्री और यहाँ के इसके संयोजक सबका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं कभी सोच न पाई कि ऐसे मंच पर मैं खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि इतनी दूरी है, हम तिरुवनंतपुरम से हम आ गए हैं, इतनी पूरे एक दिन की लंबी यात्रा के बाद हम यहाँ खड़ी हैं। तो भी अभी हम मन इतना खुश है कि ऐसे विद्वजनों की मंडली है या सुदूर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व के वे हिंदी और नागरी लिपि के महापंडितों की ऐसी सभा में आने का मुझे अवसर मिला, कुछ बोलने का अवसर मिला। और नागरी लिपि के संबंध में कहूँ तो अभी केरल में ऐसी स्थिति है कि केरल में हम भाषा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लिपि पर उतना नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रचार इसी को ही प्रमुखता दी जाती थी वहाँ। आप जानते हैं हिंदी भाषी राज्यों में केरल में शायद दक्षिण में ज्यादा प्रचार प्रसार हिंदी का केरल में हो रहा है। केरल में सब कहीं देखे तो हिंदी कोई अन्य भाषा नहीं। अब तो गृहस्वामी तक या गृहस्वामिनियां जो वहाँ है वे भी हिंदी जानती हैं, बोलती हैं। केरल में हिंदी का माहौल ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन लिपि के संबंध में हम लिखते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं अक्सर, हमेशा हिंदी बोलते भी हैं, लेकिन उसका मानकीकरण और हिंदी की लिपि का प्रचार प्रसार और तो उस पर मेरा ध्यान गया अभी इस नागरी लिपि परिषद के संपर्क में आ जाने के बाद। उसके पहले ही हमारे यहाँ ज्यादा काम होता था, हमारे केरल में हिंदी पर ज्यादा काम होता रहता है। सारे सदस्य या केरल में कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर कक्षाएं में रिसर्च सब कुछ ज्यादा चल रहा है, लेकिन अब भी लिपि पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है। भाषा पर हो रहे हैं, साहित्य पर हो रहे हैं। हमारे यहाँ मैं वहाँ के तिरुवनंतपुरम के महिला महाविद्यालय की प्राध्यापिका थी, वहाँ की विभाग अध्यक्षा रही। हमारे यहाँ ज्यादा PhD निकल रहे हैं हमारे कॉलेज से। सब भाषा पर है, साहित्य पर है, लिपि पर ज्यादा नहीं है। अब मैं अपने छात्रों से या अपने जो छात्र जो अब PhD गाइड बन गए हैं उन्हीं से मैं अभी देती हूँ या ऐसा अवसर उनसे बताती रहती हूँ कि आप लिपि पर ध्यान दें। अब लिपि पर PhD अपने छात्रों से कराने का प्रयास करें। हमारा समय समाप्त हो चुका है, हमारे रिटायरमेंट के बाद वहाँ आगे हम रिसर्च गाइड नहीं बन पाते, इसलिए मैं उन्हीं से कहती रहती हूँ हम कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इसी प्रकार हम आगे कदम कैसे उठा सकते हैं, उसी के संबंध में बोलते हैं। तो भी हाँ, मैं विश्व में जब कहीं भी जाती हूँ मैं देखती हूँ भाषा, हमारी भाषा का
जो हमारी भाषा को जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, हमारी लिपि को जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, वह ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि हमारी भाषा में या विश्व की सभी भाषाओं को अपने में समेटने की लिख जाने की ध्वनि संकेत से संपूर्ण है हमारी भाषा हिंदी। जबकि या इसके ऐसा कहते हैं 57 ध्वनियां या उसी से सारे विश्व की भाषाओं में जो रेयर शब्द हैं उन सबको प्रतिनिधित्व करने की शक्ति है, जबकि हम अपना रहे हैं इन 26 अक्षर वाली अंग्रेजी को, जिसमें हमेशा ऐसी ध्वनि दुर्बलता है। एक ही शब्द जैसा कि आप मैंने एक लेख पढ़ा, कट पुट, ऐसे CUT उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है, उच्चारण में ऐसे जो विभिन्नता आ जाती है, ऐसी कोई शंका हमारी लिपि में नहीं, तो भी हमारी लिपि इतने आगे नहीं आ पाई। इसके लिए अनेक कारण शायद होंगे, सदियों की दासता, उसी के कारण अंग्रेजी हम पर थोप दी गई और हम स्वतंत्र हुए, तो भी हमारी वह मानसिकता अब भी ऐसी है कि अंग्रेजी ज्यादा बढ़िया है और हिंदी थोड़ा घटिया है हमारी लिपि। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी जो है वे इसी पर उन्हें जोर देना चाहिए कि वे अपनी लिपि में, अपनी भाषा में बोलने का साहस करें। मैं तो विदेशों में यात्रा करती हूँ तो मैं देखती हूँ, हम तो भारतीय एकदम अपने संस्कृति के प्रति ज्यादा बोधवान है, वे सब कुछ मनाते रहते हैं, दीपावली हो, होली हो, ओणम हो, पोंगल हो, सब कुछ मनाते रहते हैं, लेकिन भाषा में एक एकता नहीं दिखाई देती। तो भाषा जो है अंग्रेजी का, जब हमेशा एक माहौल, एक महफिल होता है भारतीयों का, वे अंग्रेजी को अपनाते हैं। ऐसा क्यों? अगर एक शंका है, हिंदी है तो भी वे हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी को अपनाते हैं। अब इसी के कारण होगी वहां भी हमारी लिपि और भाषा को ज्यादा जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता। मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। यहाँ मैं वहाँ सैन फ्रांसिस्को के अल्काट्रास नामक एक आइलैंड है, वहाँ का पुराना जेल था। अब तो वह एक म्यूजियम जैसा है, सब लोग हम जा सकते हैं, खाड़ी से होकर शिप में यात्रा करके जा सकते हैं वहां। तो वह उसके दर्शन के लिए हमें एक वीडियो दी जाती है। उस वीडियो में विश्व की 10 भाषाएं हैं, विश्व की चाइनीज है, कोरियन है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, सब कुछ है, जापानीज है। मैंने देखा, मैं उस वीडियो में देखा, अपनी मनपसंद अपनी भाषा, अपनी जो भाषा आप चाहते हैं उसे चुन के हम सारा दर्शन कर सकते हैं उसी के सहारे, लेकिन हमारी हिंदी उसमें नहीं। ऐसा क्यों? विश्व के या विश्व में इतनी ज्यादा बोलने वाली भाषा और विश्व की इतनी वैज्ञानिक लिपि के बावजूद भी हमारी भाषा को उसमें स्थान नहीं मिला। एक छोटी बात होगी शायद भारतीय, लेकिन हम या भारतीयों की भाषा प्रेमी जो होते हैं या लिपि प्रेमी जो होते हैं, हमारी दृष्टि में वह ऐसा मुझे लगा, इतनी छोटे छोटे देशों की भाषा भी उसमें शामिल है, लेकिन हमारे इतने विशाल भारत है, इतनी विशालता है, इतनी एकता हमें है, तो भी हमारी भाषा उसमें शामिल नहीं है कि जबकि वहां के पर्यटक ज्यादा भारतीय हैं, वहां पर्यटक ज्यादा भारतीय हैं, लेकिन भाषा हमारी नहीं और दूसरों की है, हमारी लिपि भी नहीं। ऐसा क्यों? इसके संबंध में सोचना चाहिए कि हमारी भाषा, एक तो मैं सोचती हूँ उत्तरदायी जो है हम ही हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा नहीं बोलते। लोग जानते होंगे कि अंग्रेजी से एकांगे भारतीय जो है काम चलाएंगे, इसलिए हमारी भाषा को ऐसे पीछे धकेल दिया गया है। इसके लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हम बुद्धि के केंद्र माने जाते हैं भारतीय विदेशों में। यहूद और भारतीय जो बुद्धि में आगे है ऐसा मानते हैं सारा विश्व। और हमारे जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहा है उसके, हम भारतीय जो है विज्ञान के प्रेमी है या वैज्ञानिक जो है, अपने जो आविष्कार हो रहे हैं उसे अंग्रेजी के बदले या रोमन लिपि के बदले अपने देवनागरी लिपि में, अपनी भाषा में उसे प्रस्तुत करे, विश्व के सामने रखे, तो जरूर सारा विश्व हमारी लिपि सीखेगी, हमारी भाषा सीखेगी और हम आगे आ सकते हैं। या हमारी युवा पीढ़ी इसमें थोड़ा
आगे बढ़ना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी को ऐसा एक मन होना चाहिए कि अपनी भाषा में मेरा जो नया आविष्कार है वही उसे मैं दुनिया के सामने प्रस्तुत करूंगी अपनी लिपि में, अपनी भाषा में। ऐसा ले लेंगे तो विज्ञान जो कंप्यूटर है, जो संगणक है, सब में हमारी लिपि आसानी से आ जाएगी। मैंने इतना वैज्ञानिक है कि उसे पढ़ना लिखना या उसमें बातें प्रस्तुत करना बहुत आसान है। समय ज्यादा हो गया है, मैं अपने विदा लेती हूँ। ऐसा जो अवसर मिला है उसके लिए मैं सबके प्रति संयोजक और यहाँ उपस्थित सब लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हुई समाप्त करती हूँ, विदा लेती हूँ। जय हिंदी, जय नागरिक। धन्यवाद डॉक्टर सी जी प्रसन्ना जी। कार्यक्रम समापन की तरफ है। धर्म तीर्थ एवं मोक्ष तीर्थ अमरकंटक में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देगा, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों में स्वयं एवं मृगेंद्रता का भाव भी जागृत करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, समुपस्थित आचार्यगण, आप न केवल नागरिक की सेवा ही करते हैं बल्कि अनुसंधान भी करते हैं। नागरिक का अनुसंधान कैसे नागरिक अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके, इस पर भी मंथन करने का आज ही समय है। इस देवनागरी लिपि ने संपूर्ण विश्व में भारत को ज्ञान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज वही देवनागरी लिपि अपनी पहचान की मोहताज हो गई है। इस वास्तविकता और इस पीड़ा को हम अनुसंधाताओं को सोचना भी होगा। इसी भावना के साथ मैं चंद पंक्तियां नागरी लिपि सेवा, नागरी लिपि जिनके संरक्षण में एक लंबी यात्रा तय कर चुकी है, आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमचंद पातंजलि जी, पूर्व कुलपति एवं वर्तमान अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद, हम अपनी भावनाओं को आपको समर्पित करते हैं वर्तमान नागरिक की दशा को लेकर के। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। आज नागरिक अपनी ही तलाश में है। तथापि हम सभी को हतोत्साहित नहीं होना है। हम लोग तो आचार्य एवं पुरोहित हैं। वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिता की भावना से मैं सादर आमंत्रित करता हूँ माननीय अध्यक्ष जी को मंच पर। प्रोफेसर प्रेमचंद पातंजलि। माँ नर्मदा के श्री छोड़ों में प्रणाम। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के इतिहास के विद्वान, संस्कृति के व्याख्याता और नागरी लिपि परिषद के संरक्षक कुलपति जी व्योमेश, प्रोफेसर व्योमेश त्रिपाठी जी, जिनका प्रेरक भाषण अभी आपने सुना। मेरे साथी रहे अजय वाघ जी, पूर्वांचल में इनके साथ मैंने काम किया था 1998 से 2001 तक। तो मेरे पुराने साथी हैं जिनके भाषण को सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई
केरल से आई प्रसन्ना कुमारी जी, हमारे परिषद के महामंत्री जो नागरिक के क्या कहना चाहिए समुद्र हैं ज्ञान के को प्रस्तुत कर देते हैं, और जो बहुत प्रसन्न चित्त से और एकाग्रचित होकर इसका संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर जितेंद्र शर्मा जी, योगाचार्य। मुझे लगता है साथियों, शिक्षक साथियों और नौजवानों, कई बार आप उत्तर प्रदेश में झाड़ू से छिपकली को भगाते हैं तब उसकी एक हमारे राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने एक बात कही जो यहाँ मुझ पर भी लागू होती है कि मित्र बनाने की कला तो बहुत लोग सीखते हैं, लेकिन शत्रु बनाने की कला सीखने की जरूरत नहीं है। भोजन के समय भाषण फेल दो, शत्रु हो जाएंगे। तो ये सौभाग्य संयोग समझिए कि ऐसे बोर्ड पर मुझे बोलने के लिए कहा गया है जिसमें किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भोजन का समय हो गया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा समय सीमित लेकर बोलने के लिए मैं एक संदर्भ दे रहा हूँ। वो संदर्भ की प्रेरणा कुलपति महोदय से मिली है। आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है। हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ से पहुँचे थे। ये बात है 7 अगस्त 1949 की। हिंदी और देवनागरी पर एक बैठक हुई, उसका मैं संक्षेप में पढ़ देता हूँ, समय कम लगेगा। यहाँ एकत्र हुए भारतवर्ष की समस्त मुख्य भाषाओं के विद्वानों की परिषद ने सर्वसम्मति से यह व्यवस्था दी है कि भारतीय संविधान में भारत संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी स्वीकृत की जाए। 75 वर्ष पहले 75 वर्ष पहले ये निर्णय लिया गया। परिषद ने यह भी निश्चय किया कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरप्रांतीय कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी प्रतिष्ठित की जाए और इस परिवर्तन कार्य में 10 वर्ष से अधिक समय न लगाया जाए। तब की बात है। परंतु परिषद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भारत संघ के विभिन्न प्रांत अपने अपने क्षेत्र के प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करने में स्वतंत्र होंगे। यही बाबा जी ने, मनोबा जी ने, कि हम ही की बात नहीं करते, साथ साथ इसको भी ले लें, ये हम बात करते हैं, भी की बात करते हैं। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न भागों के विविध भाषाओं के विद्वानों की यह परिषद हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा बुलाई गई थी, जो 2 दिन के अधिवेशन के बाद आज रात को 8 बजे 3 प्रस्ताव पास करके समाप्त हो गई। लगभग 100 विद्वानों ने परिषद की बैठक में भाग लिया। काशी विश्वविद्यालय के श्री NN गोडबोले सभापति थे। यह उल्लेखनीय बात है कि इन प्रस्तावों के प्रस्तावक, अनुमोदनकर्ता और समर्थक सभी अहिंदी भाषी हैं, सभी अहिंदी भाषी हैं। यह ऐतिहासिक बात है। आज राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद का दूसरा और अंतिम दिन था। परिषद की कार्रवाई तीसरे पहर 2 बजे आरंभ हुई। राष्ट्रभाषा संबंधी प्रथम प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मद्रास विश्वविद्यालय के डॉक्टर कुन्नन राजा मलयालम ने कहा कि भारतीय विधान परिषद को राष्ट्रभाषा के प्रश्न संविधान के सबसे पहले निर्देश पत्र में ही एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में लेना चाहिए था। जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रभाषा कभी विद्वानों के बनाने से नहीं बना सकती, वह जनसाधारण द्वारा अपने आप बना करती है, वे गलती पर है। विद्वान ही पहल करते हैं, तब लोगों को उनका मार्गदर्शन करते हैं, तब लोग उनका अनुसरण करते हैं। अंग्रेजी भाषा को क्या लंदन के टैक्सी ड्राइवरों ने बनाया है, ये एक अच्छा व्यंग्य किया है। भाषाएं हमेशा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बल पर ही फलती फूलती हैं। आपने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हिंदी को केवल राष्ट्रभाषा घोषित करके ही न छोड़ दिया जाए। यदि बाद में भी आवश्यक कार्यों में अंग्रेजी को ही बनाए रखना है,
तब तो हिंदी को बतौर नाम की राष्ट्रभाषा स्वीकार करना व्यर्थ है। लिपि के बारे में डॉक्टर कुन्नन राधा ने कहा कि जब आप हिंदी को राष्ट्रभाषा मान लेते हैं तो देवनागरी अपने आप उसमें आ जाती है। ये था संकल्प, और इस संकल्प पर हमने क्या किया है, ऐसे कम विश्वविद्यालय हैं जिनमें देवनागरी लिपि पे काम होता है, शोध होता है, लिखा जाता है, लिखवाया जाता है। और नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से मेरा जुड़ाव था किसी संदर्भ में। मैंने उनसे आग्रह किया, ये जो प्रस्ताव आज चल रहा है इसके मूल में जा रहा हूँ, कि जब तक आप विज्ञान और तकनीकी विषयों को हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे तब तक हिंदी का प्रचार प्रसार पुष्ट रूप से नहीं हो सकता, और हिंदी का नहीं होगा तो देवनागरी भी फिर कहीं स्टैंड नहीं करती है। अब कितने दिनों बाद, यानी आज़ादी के अगर 75 साल हो गए और हम वहीं के वहीं चल रहे हैं। छोटे छोटे देश अपनी भाषाओं में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, और उन्हीं में परीक्षा लेते हैं, उन्हीं में अपने युवकों को तैयार करते हैं। तो मैं 75 साल पहले की बात, और मैं 82 साल का युवा व्यक्ति, आपको निवेदन करता हूँ कि युवा पीढ़ी आगे आए और इस काम को संभाले। इसलिए भी कह रहा हूँ मैं, आपने देख लिया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, नागरी लिपि परिषद में काम करने वाले 99% लोग रिटायर्ड हैं, अवकाश प्राप्त हैं, और अवकाश प्राप्त लोगों के कंधों पर ये भार कितने दिन तक चल सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है युवा पीढ़ी की। आप इसको लेकर आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आज इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में जो जनजातीय विश्वविद्यालय पहला था, नहीं पहला, इसके बाद तो आंध्रा में खुल गया, इसके बाद तो राजस्थान में खुल गया, इसके बाद तो कहाँ कहाँ और खुल रहे हैं। यानी ये परंपरा का संस्थापक विश्वविद्यालय है, जहाँ जनजातीय लोगों के नाम पर विश्वविद्यालय हो, उनके लिए और उनके द्वारा संचालित भी हो। जो जो वो शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, वो इस तरह के विश्वविद्यालयों की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप जो व्यवस्था दी है, जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारी मदद की है, विश्वविद्यालय के प्रति हम आभार तो प्रकट करते ही हैं, और ये उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में भी नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। हाल है संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार आपके श्री चरणों में कुलपति जी, माननीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा है, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगैः, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य कृते मृगैः, विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। युवा पीढ़ी को आमंत्रित करते हैं इस राष्ट्रीय संध्या में आत्मोत्सर्ग के लिए, नागरिक के उन्नयन के लिए। इसी के साथ कार्य तरफ मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए परिषद के लेखा परीक्षक श्री उमेश चंद्र, ठीक है, आइए आइए, सबकी भावनाओं का स्वागत है। आज भारत देश में, सारा विश्व में नागर लिपि का इतना कार्य बढ़ रहा है, उसका योगदान श्री अध्यक्ष पतंजलि जी और महामंत्री हरसिंह पाल जी नेतृत्व में यहाँ सम्मेलन हुआ, बहुत खुशी की बात है। आदरणीय मुख्य अतिथि त्रिपाठी जी नागर लिपि के बारे में जो विचार किया है वो सही है। मैंने एक सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि
अभी पतंजलि ने कहा कि वृद्ध जो भी सदस्यगण है सभी वृद्ध लोग है, युवा पीड़ित आना है, ऐसे आना चाहे तो केवल संस्था की ओर से नहीं हो सकता, विश्वविद्यालय ओर से हो सकता है। विश्वविद्यालय सभी एक सदस्य बनाए तो नागर लिपि परिषद और आगे सुचारू रूप से चलेगा, और साथ ही साथ नागर लिपि का महत्व वैज्ञानिकता सारे देश में अभी सुनाया। तमिलनाडु बार बार यही आता है नागर लिपि में, दक्षिण के लोग नहीं मानते, नहीं मानने की वो राजनीति, क्योंकि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा महात्मा गांधी कर कमलों से प्रारंभ 1918 में हुआ। वो उन्होंने चाहा जो भी है तमिल वाले से स्वतंत्रता के लिए, महात्मा गांधी जो उद्देश्य था उसको स्वीकार किया, विरोध नहीं किए हिंदी को। ये राजनीति से हो रहा है। और दूसरी बात है, नागर लिपि वैज्ञानिकता केवल भाषण से और सम्मेलन से, संगोष्ठी से नहीं हो सकता, उसका एक परीक्षा रहना है। एजुकेशन, आई मीन एजुकेशन, स्कूल, पाठशाला से और विश्वविद्यालय तक एक बोधन का कार्यक्रम, एक छोटा मौखिक रूप में यह परीक्षा होना चाहिए। उसके पत्र भी नागरिक परिषद नहीं, भारत सरकार से होना है। हम निवेदन करते हैं विश्वविद्यालय के जो अवकाश प्राप्त कुलपति से, और फिलहाल जो विश्वविद्यालय कुलपति है वो लोग सरकार से निवेदन करिए कि नागर लिपि का महत्व, वैज्ञानिकता भारत जोड़ने के लिए एक प्रकार का प्रचार होता है। और नागर लिपि नहीं, आपको मालूम है चीन में एक ही भाषा है, भारत देश में कई भाषाओं, कई राष्ट्रभाषा है, मिलजुल कर काम कर रहे, मगर राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान्यता अभी तक नहीं आया। 75 साल स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है, कई लोगों को लिखा है, वो लोग समय पर करेंगे। अब तो ये विचार नहीं हो सकता ऐसा कहिए कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना अनिवार्य है। महात्मा गांधी ने कई बार कह चुका है आंदोलन में, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी से ही एकता होती है। इसीलिए ये अवकाश दिया मंच पर आसीन महासज्जनों और उपस्थित विद्वानों और सभी पंडितों को धन्यवाद। सचमुच में परिषद का उद्देश्य केवल ऐसे सम्मेलनों तक सिमट कर रह जाए, इस पथ का उद्देश्य नहीं है। शांत भवन में टिक रहना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर उमेश चंद त्यागी जी को, लेखा परीक्षक। नमस्कार। मैं आज के सत्र में डॉक्टर कुलपति हमारे इंदिरा गांधी जनजाति राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के हमारे अमरकंटक हमारे पतंजलि साहब, डॉक्टर पतंजलि साहब हमारे अध्यक्ष, हमारे महामंत्री जी हरि सिंह पाल जी और उपस्थित अन्य सभी विद्वान लोग, जो आज विचार विमर्श आप सबने किया उसके संकल्प के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि अनुसंधान की जो बात आपने कहा शर्मा जी ने कहा, तो जो भी हमारे भाषा के अध्यापक बनते हैं, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि
कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान उनको होना चाहिए। 3 भाषाओं की पढ़ाई वो करके जाएंगे तो प्रचार करने के लिए वो ठीक रहेंगे। सबसे बड़ी कमी यही है कि अध्यापक एक भाषा के हो जाते हैं और वो दूसरी जगह जाके काम नहीं कर पाते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जब भाषा पे पकड़ हो जाएगी उनकी तो वो स्वतंत्र होके हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ऐसा सोचना है और मैं आज सबको धन्यवाद देते हुए चाहता हूं कि आप ऐसे अनुसंधान के लिए कुछ ना कुछ सोचें और आगे इसका प्रसार हो, क्योंकि जिस तरह से काम चल रहा है वो सरकार की तरफ से नहीं होगा, वो एक क्रांति हमें ही किसी के द्वारा आगे करने से ही होगी और सरकार को वो सब कुछ दिखाना होगा और सरकार को फिर अपने आप मानना पड़ेगा। मैं इस सत्र के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को राष्ट्रगान के लिए। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान के प्रति आदर दिखाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। इसी के साथ श्रद्धेय कुलपति जी की अनुज्ञा से मैं इस सत्र के कार्यक्रम के समापन की औपचारिक घोषणा करता हूं और आप सभी को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं गेस्ट हाउस में। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं नोएडा से श्री श्रवण कुमार जी, नोएडा से ही गजराज सिंह जी, जयपुर से श्री पदमचंद जी, नासिक महाराष्ट्र के हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर पोपटराव कोट में, गाजियाबाद से डॉक्टर रश्मि चौबे, चेन्नई से श्री एस अनंत कृष्णन, दिल्ली से विनोद बब्बर जी, चेन्नई से डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन, ग्रेटर नोएडा से अरुण पासवान, डिब्रूगढ़ असम से श्री ललित शर्मा, शिलोंग से श्री रघुनाथ पांडे, भूप सिंह यादव दिल्ली से, पुणे से जयवीर सिंह जी, विदिशा से फरहत उन्नीसा खां, रायपुर से रतिराम गढ़ेवाल, दिल्ली से बजरंग लाल, पटना से श्री वीरेंद्र कुमार यादव। अब श्री विनोद बब्बर जी इसका संचालन करेंगे ऑनलाइन सम्मेलन। आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। सादर शासनीय विश्वविद्यालय का वाहन बाहर खड़ा है, आप सभी लोग बाहर में बैठे हैं और वहां से हम लोग सीधे भोजन के लिए गेस्ट हाउस चलेंगे। कृपया माइक बंद कर देंगे जाने से पूर्व।